ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 16वीं कड़ी समुद्री धाराएं और बढ़ता जल स्तर। बदलती फिजा में खुद को बदले, असर देखने को घर से निकले, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 12842 कोरोमंडल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होने वाली है। यात्री शीघ्र गाड़ी में अपनी सीट ग्रहण करें और अपने सामान का ध्यान रखें। अरे जल्दी करो भाई, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई है, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो चलो चलो, नेहा अपनी लोग संभालो। नेहा मम्मा को और नवीन तुम बैग उठाओ जल्दी करो। देखो हमारा कोच नंबर S2 है, जल्दी करो भाई जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? लाओ ये अटैची मुझे दो। चलो 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 ऊपर चलो, चलो ऊपर चलो। देखो अपनी सीट क्या है नवीन? मम्मा इधर आ जाइए। हाँ हाँ पापा जी, नेहा अपनी मम्मी के साथ रहो बेटा। पापा जी हमारी सीट इधर है, इधर आइए। हाँ ये देखिए सीट 21 और 22 ये है, और यहाँ 23 और 24 इधर है। ठीक है बैग ऊपर रखो, बैग ऊपर रख दो वहाँ पर। चलो हाँ, और इस अटैची को इस सीट के नीचे सरका दो। भाई साहब ये बैग आपका है? हाँ मेरा है। थोड़ा सा ऐसे सरकारें तो। सॉरी, मैं इसको इधर कर ले। एक सेकंड। जी शुक्रिया। चलो भाई अब बैठ जाओ नेहा। जी शुक्र है सीट मिल गई। चलो भाई सब सामान भी अच्छे से सेट हो गया। आप भी कोलकाता जा रहे हैं भाई साहब? जी कोलकाता जा रहा हूँ। और आप? हम लोग भी कोलकाता जा रहे हैं, हम लोग वहीं से ही हैं। मैं हूँ रंजन दास जी। ये मेरे बेटा नवीन, ये मेरी बेटी नेहा और मेरी पत्नी उषा। नमस्कार जी। नमस्कार। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम अनंत है जी। और जैसा मैंने बताया कोलकाता जा रहा हूँ। बेटा तुम ये खिड़की वाली सीट पर बैठ जाओ। जी थैंक यू अंकल। नवीन, मेरी मैगजीन यहाँ रखी थी ना, कहाँ रख दी? अरे मुझे क्या पता, अपना सामान तूने तो पैक किया था। वो मम्मी ना, आप ना मम्मी मेरे साथ बैठ जाओ इधर। हाँ बेटा। अच्छा नेहा बिटिया आप क्या कर रही हैं? अंकल मैं पर्यावरण विषय में MSc कर रही हूँ। ओह जी, और ये मेरी मम्मी ये समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। अरे बहुत बढ़िया। पापा मैं तो ऊपर वाली सीट पर लेटूंगा, खिड़की के बिल्कुल पास। नहीं नवीन बेटा, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है और समुद्री तट के साथ साथ चलेगी, तो तुम्हें बंगाल की खाड़ी की सुंदरता निहारनी चाहिए। बेटा ये गाड़ी विजयवाड़ा, राजामुंड्री, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर और खड़गपुर होती हुई हावड़ा पहुंचेगी। सारे रास्ते तुम प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद उठा सकते हो। अच्छा पापा ये कोरोमंडल क्या है? देखो बेटा, हमारे देश का दक्षिण पूर्वी तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ओह हाँ नवीन, इस तट की औसत ऊंचाई 80 मीटर है और पूर्वी घाट की छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। समतल चोटियों वाली ये पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं। अच्छा। आनंद जी आप हमारी बातों से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे ना? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। आप सबसे मिलके अच्छा लग रहा है। बच्चे हो तो जहान जो है बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा वैसे आप कोलकाता में क्या करते हैं? जी मेरा कोलकाता में आयात निर्यात का व्यापार है। मैं दूसरे देशों को समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यात करता हूँ। एक शादी में शामिल होने के लिए हम लोग चेन्नई आए थे। अच्छा वैसे आप क्या करते हैं? मैं तमिलनाडु विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और कोलकाता में एक सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। जी जी। आपकी चेन्नई यात्रा कैसी रही? जी बहुत अच्छी, बहुत सुखदाई रही हमारी यात्रा।
हमने यहाँ की संस्कृति और तौर तरीकों का खूब आनंद लिया। बस थोड़ी गर्मी ज़्यादा है यहाँ। वाकई। हाँ सर, वो तो हमने भी महसूस किया है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में तापमान बढ़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जलवायु परिवर्तन हुआ है। भला ये जलवायु परिवर्तन क्या भला है? मैं बताती हूँ नवीन। विश्व के या किसी क्षेत्र के मौसम में आए बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ओह। ये सब हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्तर के बढ़ने से हो रहा है। बिल्कुल। आनंद जी, हमारे शहर में भी ये समस्या है। रंजन जी ठीक कह रहे हैं, काफी शहरों में ऐसा हो रहा है। सॉरी पापा, पर बहुत तेज भूख लगी है। हम खाना कब खाएंगे? खाना खाना खाना। अभी खा लेते हैं भाई। उषा, खाने का डब्बा निकालो ना। जी जी, नेहा बेटा आओ। आनंद जी आइए, आप भी हमारे साथ खाना खाइए। नहीं थैंक यू, मैं लाया हूँ खाना। तो हमारे साथ शेयर कीजिए ना अंकल। चलो ये अच्छा आइडिया है। लीजिए अंकल। हाँ, मजा आ गया। मजा आ गया खाना खा के। और अंकल वो मैसूर पाक ना बहुत टेस्टी थी। अच्छा। और आनंद जी, मुझे तो आपके नारियल की चटनी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, वैसे कोलकाता में आपका क्या प्लान है? हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कॉन्फ्रेंस के बाद एक दिन के लिए हमारे यहाँ आएंगे तो। जी। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मिलूं आपसे। बिल्कुल अंकल, बिल्कुल करिएगा। हाँ, जरूर। हमारी प्रस्तुति का दौर जारी है और हमारे अगले वक्ता है प्रोफेसर अनंत। इनके शोध पत्र का विषय है क्लाइमेट चेंज। प्रोफेसर अनंत, आपका स्टेज पर स्वागत है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रोफेसर अनंत महासागरों के बढ़ रहे जलस्तर और जलवायु परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर रोशनी डालूंगा। आज हमें यह जानने की आवश्यकता है कि 20,000 वर्ष पूर्व के हिमयुग के बाद क्या कुछ घटा है, क्यों बदलाव आए हैं। समुद्रों के जल स्तर को उनके किनारों पर चट्टानों की ऊंचाई या तटीय भूमि के स्वरूप के अध्ययन से मापा जा सकता है। समुद्रों का जल स्तर ज्वार भाटा मापक यंत्र से निकाला जाता है, जिसे रिलेटिव सी लेवल कहा जाता है। पिछले 200 वर्षों में विश्व के महासागरों के जल स्तर में औसतन 0.10 मीटर से 0.20 मीटर तक बढ़ोतरी हुई है। तापीय गर्मी अगले 100 वर्षों के दौरान इस जल स्तर के बढ़ने का मुख्य कारण हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जल स्तर में यह बढ़ोतरी सब जगह समान नहीं होगी। समुद्री तटों पर पड़ने वाले प्रभावों का सही आकलन करने के लिए हमें जरूरत है विश्व भर से आंकड़ों और सूचनाओं को इकट्ठा करने की। अच्छा यही होगा कि मैं अपनी बात को आप द्वारा पूछे गए सवालों के साथ आगे बढ़ाऊं। आपके प्रश्नों का स्वागत है। सर, कृपया बताएंगे आपके विचार में कौन कौन से कारण हैं जो समुद्रों के जल स्तर को बढ़ा रहे हैं? देखिए, 3 मुख्य कारक हैं जिनसे समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। पहला है ग्लेशियर, दूसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव और तीसरा है एंटार्कटिक महाद्वीप। समुद्री तापमान के बढ़ने से महासागरों और समुद्रों का आयतन यानी उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। आने वाले समय में इस प्रकार से बढ़ रहा तापमान इस जल स्तर के उठने का मुख्य कारक हो सकता है। सर, कहा जाता है कि बर्फ के पिघलने से भी समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है। अब आपका क्या मानना है? देखिए, समुद्रों की बर्फ का इतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भार तो सागरों ने पहले ही समेटा हुआ है। जैसे जैसे सागरों का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे गर्म पानी का घनत्व कम होता जाता है और सागरों का आयतन बढ़ जाता है। तापमान का बढ़ना ही 20वीं और 21वीं शताब्दी में समुद्रों के जल स्तर के बढ़ने का मुख्य कारक रहा है। सभी पर्यावरणविद इस पक्ष से सहमत हैं। जैसे जैसे समुद्रों की गहराई में तापमान बढ़ता है, इससे वहां के पानी का फैलाव भी अधिक होता है। समुद्रों और महासागरों का खारापन भी पानी के घनत्व और आयतन को प्रभावित करता है।
इससे उस क्षेत्र विशेष का जलस्तर बढ़ सकता है। अब पर्यावरण में आ रहे बदलावों के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर और दूसरी जगह पाए जाने वाली बर्फ पिघलने लगती है। ये सब बर्फ के पिघलने और वाष्पीकरण के कारण होता है। अच्छा सर, क्या जलवायु परिवर्तन में भी महासागरों की कुछ भूमिका होती है? जी हां, वास्तव में महासागर जलवायु क्षेत्रों को आकार देने में एक मौलिक भूमिका निभाता है, जिसे हम भूमि पर देखते हैं। यह इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक हिस्सा महासागरों के कब्जे में है। इसलिए स्पष्ट है कि महासागर पृथ्वी पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 3/4 हिस्सा अवशोषित करता है। इसके अलावा पानी में उच्च ताप क्षमता होती है, जिसका अर्थ यह है कि यह धीरे धीरे गर्म होता है और यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। गर्मी उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से निचले तापमान वाले क्षेत्रों की तरफ बहती है। दिन में पानी आमतौर पर आसपास की जमीन और हवा की तुलना में कम तापमान पर होता है, इसलिए पानी में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। रात में पानी अक्सर अपने परिवेश से अधिक गर्म होता है, लेकिन ऊर्जा धीरे धीरे पानी से दूर स्थानांतरित होती जाती है क्योंकि पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। प्रोफेसर अनंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही सहज भाव से बढ़ते समुद्र जल स्तर के बारे में बताया। उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए सवालों ने इस प्रस्तुति को और सुंदर बना दिया। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। रंजन जी नमस्कार। हाँ प्रोफेसर अनंत, नमस्कार। आइए आइए, अंदर आइए। थैंक यू। आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नेहा कैसी हो? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आनंद जी बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, आप सब बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आता हूँ। थैंक यू। और बताइए प्रोफेसर अनंत, कैसा रहा आपका कार्यक्रम? हाँ, बहुत अच्छा रहा। दरअसल सेमिनार था महासागरों के जलस्तर और जलवायु परिवर्तन विषय पर। अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई और कई नए पहलू भी उभर कर सामने आए। अच्छा आनंद जी, क्या ये सच है कि समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है? क्या कुछ तथ्य हैं जो इसको सिद्ध करते हैं? बिल्कुल, ये सच है और हम इसे नकार नहीं सकते हैं। बर्फ की चट्टानें, बड़े बड़े ग्लेशियर, ये सब पिघल रहे हैं। धीरे धीरे उनका क्षेत्र कम हो रहा है। जब ग्लेशियरों की बर्फ पिघलती है तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। अच्छा। परिणाम महासागरों के जल का फैलाव और समुद्रों के पानी का स्तर ऊपर उठना। अच्छा। समुद्रों में हो रही इस प्रक्रिया को सी लेवल फिंगरप्रिंट के नाम से जाना जाता है। अंकल, ये जो समुद्रों के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, क्या वो सब जगह समान है? हाँ नेहा बेटा, ऐसा पाया गया है कि कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा के पास के क्षेत्रों में समुद्र जल स्तर का उठाव 52% अधिक है। अच्छा। ये सब अंटार्कटिका में बर्फ की चट्टानों यानी आइस शीट के पिघलने से हो रहा है। समुद्रों का जलस्तर सब जगह समान रूप से नहीं उठ रहा है, कहीं कम और कहीं ज्यादा है। यहां तक संभावनाएं व्यक्त की हैं कि कुछ क्षेत्रों का जलस्तर नीचे ना गिर जाए। तो अनंत जी, भूगर्भ शास्त्रियों की इस बारे में क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं? वो क्या मानते हैं? रंजन जी, समुद्र के किनारों वाले समतल क्षेत्र और जल भराव वाली वेटलैंड भूमि का डुबंत क्षेत्रों में समा जाना इसको प्रभावित करते हैं। भूगर्भ शास्त्री फोरामिनिफेरा और डायटम्स जैसी जातियों के अध्ययन से भी सबूत जुटा रहे हैं। जीवाश्मों की इन प्रजातियों के अध्ययन से इस प्रकार की कड़ियों को जोड़कर भविष्य में संभावित घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। वाह अंकल, ये तो एकदम नई बात है। वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा विस्तार से बताइए ना। देखो नवीन बेटा, बहुत से समुद्री जीवों का ऊपरी आवरण कठोर होता है जी, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या यूं कहें कि चूने से बना हुआ होता है। इसमें पाए जाने वाले ऑक्सीजन के आइसोटॉप के अध्ययन से यह पता लगाया जा सकता है कि पानी का तापमान उस समय क्या रहा होगा जब ये सूक्ष्म जीव
पनप रहे थे। लीजिए गर्मा गर्म चाय। लीजिए आनंद जी, चाय लीजिए। थैंक यू। अच्छा आनंद जी, एक बात बताएं, समुद्रों के जल स्तर की बढ़ोतरी का क्या अनुमान है? देखिए रंजन जी, अब यह सिद्ध हो चुका है कि 1880 के बाद से समुद्रों के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि 1897 से 1997 के दौरान 18 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा। 2007 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की बैठक में यह माना था कि सन 2099 तक समुद्रों का जलस्तर 80 सेंटीमीटर तक उठ जाएगा। क्या? परंतु 2014 में हुई बैठक में इसे 90 सेंटीमीटर कर दिया गया है। अच्छा, तो क्या इतने पुराने समय के भी सबूत मौजूद हैं? जी, समुद्रों की कम गहराई वाली जगहों पर चट्टानों जैसी परतों का निर्माण देखा जा सकता है। इन्हें मीथेन हाइड्रेट कहा जाता है और माना जाता है कि लाखों वर्ष पूर्व ये ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारक थे। अच्छा। तो आनंद जी, इनका मानव जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है? मानव पर इसके प्रभाव बहुत गंभीर पड़ने वाले हैं रंजन जी। विश्व में 2/3 महानगर समुद्र के साथ ही बसे हुए हैं और औसतन समुद्र की सतह से इनकी ऊंचाई 10 मीटर तक है। पश्चिमी अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड पर जमी बर्फ यदि पिघलती है तो सागरों का जल स्तर 13 मीटर तक उठ जाएगा। क्या? पूर्वी अंटार्कटिका पर जमी बर्फ यदि पिघलती है तो इस स्तर को और 12 मीटर तक उठा देगी। अच्छा। केवल 2 डिग्री सेल्सियस तक यदि तापमान बढ़ता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और उसके आगे तो महाविनाश की स्थिति होगी। सच में? हे भगवान। अब अंकल, महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तक है और सारे विश्व का 97% पानी इन्हीं में है। तो क्या भूमि पर होने वाली वर्षा का भी समुद्र से कोई संबंध है? हाँ नेहा, वास्तव में जो भी वर्षा भूमि पर गिरती है वो समुद्र से ही शुरू होती है। देखो नेहा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष रूप से बारिश होती है क्योंकि गर्मी अवशोषण और महासागर वाष्पीकरण इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। जी। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के बाहर मौसम के पैटर्न बड़े पैमाने पर महासागर की धाराओं द्वारा संचालित होते हैं। समुद्री धाराएं? जी हाँ, समुद्री धाराएं। दरअसल धाराएं एक सतत प्रवाह में समुद्र के पानी के आंदोलनों के अलावा कुछ भी नहीं है, जो बड़े पैमाने पर हवाओं द्वारा बनाई गई हैं। लेकिन आंशिक रूप से तापमान और लवणता ग्रेडियंट पृथ्वी के घूमने और ज्वार से भी बनी है। प्रमुख वर्तमान प्रणालियां आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त प्रवाहित होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज वृत्ताकार पैटर्न में होती हैं, जो अक्सर तट रेखा का पता लगाती हैं। लेकिन आनंद जी, इन महासागर धाराओं का हमारे लिए क्या महत्व है? जी। ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, महासागर धाराएं एक कन्वेयर बेल्ट की तरह बहुत काम करती हैं। जी। वे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म पानी और वर्षा लाती हैं। अच्छा। और ध्रुवों से ठंडे पानी को उष्ण कटिबंध में ले जाती हैं। अब जैसे कि अल नीनो। अंकल, ये अल नीनो क्या है? दरअसल अल नीनो महासागर की कमजोर और गर्म धारा है जो पेरू और इक्वाडोर के तट पर दक्षिण की ओर लगभग क्रिसमस के समय बहती है। वास्तव में अल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा से है और स्पेनिश में इसका अर्थ है चाइल्ड क्राइस्ट। क्योंकि इसका प्रभाव क्रिसमस के समय पर देखा गया है, इसलिए इसे पसंद किया जाता है। अच्छा। जलवायु को संदर्भित करने के लिए अल नीनो शब्द का प्रारंभिक उल्लेख 1892 में हुआ था, जब कप्तान कैमिलो कैरिलो ने लीमा में भौगोलिक समाज कांग्रेस को बताया था कि पेरू के नाविकों ने गर्म उत्तर प्रवाह वाली वर्तमान धारा को अल नीनो का नाम दिया था। अच्छा। क्योंकि क्रिसमस के आसपास ये सबसे अधिक ध्यान देने योग्य था। अल नीनो अन्य मौसम की घटनाओं की तरह वास्तविक है, उदाहरण के लिए आंधी आना। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आंधी कैसे आती है। जी।
क्यों आती है, ऐसी क्या स्थितियां होती हैं जो उनके आने का संकेत देती हैं। जहां मौसम पूर्वानुमान मॉडल आमतौर पर स्थानों को इंगित करते हैं और एक दिन अग्रिम में आंधी आने की भविष्यवाणी करते हैं। हालांकि अल नीनो के लिए हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं होती। तो फिर हम कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं? देखिए रंजन जी, एक बार नीनो शुरू होने के बाद अगले 6 से 9 महीने में होने वाले विकास की भविष्यवाणी करने के लिए हमारे पास काफी अच्छा कौशल है। लेकिन घटना शुरू होने से पहले की भविष्यवाणी करने में हमारा कौशल कम है। अल नीनो क्यों शुरू होता है, इसके लिए कई प्रकार के सिद्धांत हैं, लेकिन उनमें से किसी ने हमें अग्रिम में पूर्वानुमान बनाने में वास्तविक कौशल नहीं दिया है, जैसा कि हम आंधी के साथ कर सकते हैं। जी, तो क्या हमारी भारतीय जलवायु दशा पर भी अल नीनो का कोई प्रभाव है? हाँ, बेशक है। ये पाया जाता है कि जब अल नीनो होता है तो हमारे देश में मॉनसून कम हो जाता है। हम सूखे का सामना भी कर सकते हैं। तो अनंत जी, ये जो अल नीनो है ये चक्रवातों को भी प्रभावित करता है? देखिए रंजन जी, पिछले 3 दशकों में किए गए शोध कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पश्चिमी प्रशांत महासागरों की सतह का पानी सामान्य से अधिक गर्म होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अल नीनो के दौरान अधिक चक्रवात आएंगे। अच्छा। समुद्र की सतह के तापमान और उष्णकटिबंधीय तूफान की तीव्रता के बीच एक ही कड़ी है, गर्म पानी की वजह से अधिक ऊर्जावान तूफान। अंकल, ऊर्जावान तूफान तो मेरे पेट में उठ रहा है, वो भी भूख का। तो फिर ऐसे में आवश्यकता है मिलकर आगे बढ़ने की, और हम सब बढ़ रहे हैं खाने की ओर। तपती धरती, तपता अंबर, उबल रहा है सात समंदर, तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 16वीं कड़ी सुन रहे थे। समुद्री धाराएं और बढ़ता जल स्तर। आलेख व अनुसंधान जी अरुल का था। हिंदी अनुवाद डॉक्टर RS यादव। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन शरद शर्मा। प्रस्तुति सहायक नवीन कुमार और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे विजय नाग्याल, किशोर सहजानी, दीपिका जायसवाल, ऋषि उन्नियाल और मेघा शर्मा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सी लेवल फिंगरप्रिंट क्या है? और हमारा दूसरा प्रश्न है, अल नीनो क्या है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।